हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखिए गाइस, काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो लेके आते हैं यहाँ पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.2K यानी 5200 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। देखिए, शिव प्रसाद डबराल का जन्म 12 नवंबर 1912 को गहली गांव पौड़ी में हुआ और इनका उपनाम चारण है। चारण उपनाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। घुमक्कड़ जिज्ञासा के कारण इन्हें चारण उपनाम दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख रचनाएं हैं उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, गुहादित्य, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, पन्ना धाई, सदेई, सतीरामा, राष्ट्र रक्षा कवच, गढ़वाली मेघदूत, हुतात्मा, परिचय, अतीत स्मृति, संघर्ष, संगीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। भूगोल विषय में इन्होंने पीएचडी की, जिनके शोध का विषय अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास था। तो आप ये ध्यान दें। दुगड्डा स्थित अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय इन्होंने खोला और इनकी कर्मस्थली दुगड्डा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड स्टेट सीट सर्टिफिकेशन का गठन कब किया गया? उत्तराखंड स्टेट सीट सर्टिफिकेशन का गठन किया गया 14 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन है, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको हार्क भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई? हार्क की स्थापना हुई 1988 ईस्वी में। देखिए, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना फरवरी 1988 को देहरादून में की गई। यह संस्था उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला है आपका, नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से जाने जाते हैं पीताम्बर अवस्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। राज्य का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक है नीलांबर पंत। देखिए, नीलांबर पंत अल्मोड़ा निवासी अंतरिक्ष विज्ञानी हैं जो इसरो से जुड़े हुए हैं। इनके निर्देशन में SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ और 1985 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के निदेशक नियुक्त हुए। ये इनको वर्ष 1984 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है आपका, जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ 1994 ईस्वी में। देखिए, जसपाल राणा का संबंध टिहरी के चलामू गांव से था। चलामू गांव से है इनका संबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि गोल्डन बॉय नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है जसपाल राणा को। इन्हें देखिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा ने एशियाई खेल व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है, भैरो झाप शिला किस जनपद में है? भैरो झाप शिला स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। भैरो झाप रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ में स्थित है।
तो आप ये ध्यान रखें, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में स्थित है भैरोझाप शिला। देखिए केदारनाथ की बात करें, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है, जहां भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया। केदारनाथ मंदिर जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 3584 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखी मठ में स्थित है। मंदिर समिति का गठन 1948 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 में पारित हुआ। यह मंदिर कत्यूर शैली का है, तो आप ध्यान रखें जो केदारनाथ मंदिर है ये कत्यूर शैली में निर्मित है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, मालपा भूस्खलन कब हुआ था? मालपा भूस्खलन हुआ था 1998 ईस्वी में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन है आपका, ये नोट डाउन जरूर करें। आपका जो ये कुछ दिनों में पहले सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के पेपर में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था आपका कि मालपा भूस्खलन कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। मालपा भूस्खलन हुआ 1998 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला है आपका, हिलांस कविता संग्रह के रचयिता कौन है? हिलांस कविता संग्रह के रचयिता है भगवती चरण निर्मोही। अगला क्वेश्चन है आपका, झिंझाड़ ताम्रपत्र किस जिले में है? झिंझाड़ ताम्रपत्र स्थित है चंपावत जिले में। देखिए चंपावत जिले की बात करें तो चंपावत जिले का जो गठन है ये 15 सितंबर 1997 को हुआ। चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की। 1000 ईस्वी से लेकर 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश के शासकों की राजधानी जो थी ये चंपावत में थी। चंपावत में राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनाया। सोमचंद ने मल्ल राजाओं के अधीन रहकर राजकाज चलाया। तो आप ये ध्यान रखें, जो राजा सोमचंद थे इन्होंने मल्ल राजाओं के अधीन रहकर राजकाज चलाया था। गौला चौड़ किला भी चंपावत में ही स्थित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट किला है ये, आपसे पूछा जा सकता है। चंपावत के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है कुमो। 1872 ईस्वी को चंपावत को तहसील का दर्जा दिया गया। चंपावत गड़कीगाड़ व चंपावती नदी के संगम पर स्थित है। चंपावती नदी के नाम पर चंपावत नाम पड़ा। तो आप ये भी ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत राज्य का सबसे छोटा जिला है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत जिले का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को कहा जाता है। मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को कहा जाता है डिकारे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार। देखिए मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। यह वन्यजीव विहार माउंटेन क्लेव यानी पहाड़ी बटेर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप ये ध्यान रखें, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। राज्य के सबसे बड़ा वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछा जाता है तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। और केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। यह वन्यजीव विहार चमोली व रुद्रप्रयाग जनपदों में है और इसका क्षेत्रफल 967 वर्ग किलोमीटर है। अगला है आपका, महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा जाता है? महाभारत में कुड़िंदों को कहा जाता है द्विज।
देखिए उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद लोग थे। कालची लेख के अनुसार प्रारंभ में कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। कुणिंद वंश का शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। तो आप ये ध्यान रखें, अमोघ भूति जो है ये कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। महाभारत में कुणिंदों को द्विज कहा गया और कुणिंद जो नरेश हैं, कुणिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया। इनकी पहली राजधानी थी कलकूट में। तो आप ये ध्यान रखें, जो कुणिंद लोग थे इनकी पहली राजधानी कलकूट में थी तथा कुणिंदों की दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न में। कुणिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। कुणिंदों के अभिलेख के बारे में बात करें तो 5 अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4 भरहुत तथा 1 मथुरा से मिला है। अमोघ भूति की मुद्राओं में मृग व लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमोघ भूति की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित है, ये पता होना चाहिए आपको। ये है मृग और लक्ष्मी के चित्र। अगला है आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में हुआ है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। देखिए गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शती के नागपति नाग व 12वीं शती के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में नागों की पुष्टि होती है। इस त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम थे। देखिए 4 राजाओं के नाम थे जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख हैं। पहला था स्कंदनाथ, दूसरा था आपका गणपति नाग, तीसरा था विष्णु नाग और चौथा था अंशु नाग। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। तो आप ये ध्यान रखें, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय गणपति नाग को जाता है। इसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। नागों के बाद उत्तराखंड में कन्नौज के मौखरी वंश का शासन रहा। अगला है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर किस सदी के बीच बना हुआ है। पलेठी का सूर्य मंदिर बना हुआ है 7वीं से 8वीं सदी के बीच। पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में है। तो आप ये ध्यान रखें, टिहरी जनपद के अंतर्गत हिंडोला खाल देवप्रयाग में है यह मंदिर लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो किस घाटी में स्थित है। ये है लुलेरा गुलेरा घाटी में। भारतीय पुरातत्व विभाग ने NS घई व वी रमेश ने अक्टूबर 1968 में यहाँ शिलालेखों का अध्ययन किया। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन और नरपति वर्मन ने बनाया था। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो कल्याण वर्मन है और नरपति वर्मन है, इन्होंने पलेठी का सूर्य मंदिर बनवाया था। अगला है आपका चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया गया। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा समाप्त किया गया 1969 ईस्वी में, 1969 को। देखिए चंद्रबदनी मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। तो आप ये ध्यान में रखें, टिहरी जनपद में स्थित है चंद्रबदनी मंदिर। यह मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर है। इस मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। इस मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 ईस्वी में समाप्त की गई और इस प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है ये स्वामी मनमंथन को जाता है। अगला है आपका उत्तराखंड का पामीर किस श्रृंखला को कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। देखिए दूधातोली श्रृंखला पौड़ी, चमोली व अल्मोड़ा जिले में फैला है। इस श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। पहली नदी है पश्चिमी रामगंगा, दूसरी है वूनो आटागाड़
पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं दूधातोली श्रृंखला से। देखिए विरमा, विनो और गगास नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी हैं, तो आप ये ध्यान में रखें। पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर बहने के बाद पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है। नयार नदी की बात करें तो नयार नदी पौड़ी के व्यास घाट के पास फूल चट्टी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। नयार नदी जो है ये पूर्वी व पश्चिमी नयार का सतपुली के पास मिलन से बनी है, तो आप ये ध्यान में रखें। अगला है आपका हरिद्वार में कुशावर्त घाट का निर्माण किसने कराया? हरिद्वार में कुशावर्त घाट का निर्माण कराया महारानी अहिल्या बाई ने। देखिए इसी घाट पर दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी। इसे गऊ घाट भी कहा जाता है, गऊ घाट। इसमें पितृ तर्पण कार्य होता है। अगला है आपका नंधौर नदी कहाँ से निकलती है? नंधौर नदी निकलती है नैनीताल से। नंधौर नदी नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर के नानक सागर में गिरती है। इसके अलावा देखिए बाकरा नदी भी नैनीताल से निकलती है, जो उधम सिंह नगर के खानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। इसके अलावा दोवा नदी नैनीताल से निकलती है। बलिया नदी नैनीताल झील के एक छोर से निकलती है। अगला देखिए सोर नाम का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सोर नाम का प्रथम उल्लेख मिलता है वास्ते अभिलेख में। सोर पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सोर। पिथौरागढ़ को 24 फरवरी 1960 को 24 फरवरी 1960 को, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के पेपर में पूछा गया था कि पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब किया गया? ये किया गया है 24 फरवरी 1960 को, आप नोट डाउन जरूर करें। पिथौरागढ़ को 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग करके नया जनपद बनाया गया। पिथौरागढ़ जो है ये राज्य का सबसे पूर्वी जनपद है। पिथौरागढ़ सोर घाटी में बसा है जिसकी आकृति कटोरे नुमा है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें 7090 वर्ग किलोमीटर पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ उत्तरकाशी एवं चमोली के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनपद है, तो आप ये ध्यान में रखें। यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है। इस जिले की सीमा चीन एवं नेपाल से लगती है। अगला है आपका देखिए हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? हिमालय म्यूजियम स्थित है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है तालेश्वर परियोजना किस जनपद में स्थित है? तालेश्वर परियोजना स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है लोहाघाट व हुड़ैती ताम्रपत्र में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? लोहाघाट व हुड़ैती ताम्रपत्र में चंद शासक रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। देखिए भारती चंद के बाद उसका पुत्र जो है रत्नचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। रत्नचंद के यानी नेपाल में नागमल्ल ने विद्रोह किया। रत्नचंद ने नागमल्ल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित कराया। अगला है आपका देखिए मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50% स्कॉलरशिप देगी। अगला है आपका मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति है लाखा मंडल में। लाखा मंडल देहरादून के जौनपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मूर्तियों का भंडार है। लाखा मंडल यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। महाभारत काल में बना लाक्षागृह भी यहीं पर था। लाखा मंडल उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग में जल प्रवाहित करने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यहाँ
यहाँ देखिए, यहाँ पर दो अलग रंग के शिवलिंग हैं, जिसमें द डार्क ग्रीन द्वापर युग तथा लाल शिवलिंग त्रेता युग से संबंधित है। लाखा मंडन का पुराना नाम है मड़, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? जोहार के भोटिया लोग जो होते हैं ये संस्कार गीतों को कहते हैं सोगुना। देखिए, भोटिया जनजाति जो है ये किरात वंशी अर्ध घुमंतु जनजाति है। ये लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। भोटिया लोग 1962 से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटिया महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। ये लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। विवाह के अवसर पर भोटिया लोग पौड़ा नृत्य करते हैं। पौड़ा नृत्य। अगला है आपका, जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है बुढ़ियात नृत्य। देखिए, देहरादून जिले के चकराता, कालसी व त्यूनी तहसील को मिलाकर जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है। जौनसारी जनजाति के लोगों की मुख्य भाषा जौनसारी है। मणात प्रथा जौनसार में अपने शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं। जौनसार में भूत प्रेत को भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे माली कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, जिस पर देवता आता है उसे माली कहा जाता है। जौनसार में ऊंझा विधि का प्रयोग कर किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर किया जा सकता है। अगला है आपका, राज्य के वृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। राज्य के वृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी चोटी। देखिए, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चोटी है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। राज्य में दूसरी ऊंची चोटी है कामेट पर्वत। ये भी चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी भी चमोली में है और कामेट भी चमोली जिले में स्थित है। कामेट की ऊंचाई की बात करें तो 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन होता है रुद्रपुर से। अगला क्वेश्चन है, विवाह से पूर्व साग जागी तथा पिंठा प्रथाएं किस जनजाति में प्रचलित हैं? विवाह से पूर्व साग जागी और पिंठा प्रथाएं प्रचलित है राजी जनजाति में। देखिए, राजी जनजाति जिन्हें वनरावत भी कहा जाता है, पहले ये लोग कंद मूल फल और शिकार पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब कृषि कार्य भी ये लोग करने लगे हैं। ये देवी देवताओं में नंदा देवी को मानते हैं तथा मल्लेनाथ, गणेनाथ, सैम, छुरमल तथा बागनाथ के भी ये उपासक हैं। इस जनजाति के लोग कर्क संक्रांति का त्यौहार विशेष हर्षोल्लास से मनाते हैं। राजी जनजाति के लोग अपने आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपने आवास को ये लोग रौत्यूड़ा कहते हैं। इनकी मातृभाषा मुंडा है, लेकिन इस जनजाति के लोग कुमाऊनी भाषा का ही अधिक प्रयोग करते हैं। विवाह धार्मिक संस्कार के स्थान पर ये दो परिवारों का समझौता करते हैं। ये लोग रिंग डांस नृत्य करते हैं, जो कि थड़िया नृत्य जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला किस जनपद में लगता है? कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला लगता है टिहरी गढ़वाल में। देखिए, दैवीय तथा अनुपम शक्ति से परिपूर्ण मां कुंजापुरी से संबंधित पर्यटन विकास मेले का उत्तराखंड में विशेष महत्व है। इस मेले का प्रतिवर्ष 12 से 13 अप्रैल को कुंजापुरी में आयोजन किया जाता है। अगला है आपका, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? शंकर गुफा स्थित है देवप्रयाग में। देवप्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रयाग है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक बताया गया है।
देवप्रयाग अलकनंदा व भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक लिखी गई है पंडित गंगादत्त उप्रेती के द्वारा। यह पुस्तक 1889 में छपी थी, जिसमें सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों में से केवल भात का भेद बताया गया है। तो आप ये ध्यान रखें, इस पुस्तक में सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों में केवल भात का भेद बताया गया है। देखिए, सरोला ब्राह्मणों की श्रेष्ठ उपजाति है। ऐसा कहा जाता है कि यह जाति 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में मैदानी क्षेत्रों से आकर पर्वतीय क्षेत्रों में बसी थी। परंपरागत रूप से सरोला ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया भात सभी जाति के लोग खा लेते थे, किंतु वे स्वयं किसी के हाथ का भात नहीं खाते थे। गंगाड़ी ब्राह्मणों की बात करें तो गंगाड़ी ब्राह्मणों के स्थान चाँदपुर गढ़ी से नीचे की ओर नदियों की घाटियों के क्षेत्र है, जिन्हें स्थानीय भाषा में गंगाड़ कहते हैं, और इन क्षेत्रों के निवासी विशेष रूप से गंगाड़ी ब्राह्मण कहलाते हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं गोत्र आदि सरोला ब्राह्मणों के समान ही हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जो इनकी धार्मिक मान्यताएं गोत्र आदि जो हैं ये सरोला ब्राह्मणों के समान ही हैं, किंतु उनके हाथ का पकाया गया भात केवल उनकी रिश्तेदारी में ही चलता है। अगला है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई 1915 ईस्वी में। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में दी गई। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अगला है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। देखिए, 1904 ईस्वी में यह संगठन ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराना। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने इस संगठन को समाप्त कर दिया। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर है विल्व पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी, ये भी ध्यान रखें आप। तुकाराम की बात करें, तुकाराम जिन्हें तुकाराम नाम से जाना जाता है, 17वीं शताब्दी के एक महान संत थे ये तुकाराम। भक्त संत तुकाराम या भक्त तुकाराम 17वीं शताब्दी के महान संत थे, जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। अगला है आपका, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया। मुगल शहजादा था सुलेमान सिको, जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। देखिए, श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र है। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। 1517 ईस्वी में अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान कमिश्नर ई-पॉ ने बनाया। श्रीनगर में श्री यंत्र शिला और केशोराय मठ श्रीनगर में ही स्थित हैं। अगला है आपका,
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू के जनपद में स्थित है? खिरसू स्थित है पौड़ी जनपद में। देखिए पौड़ी जनपद की बात करते हैं। पौड़ी जनपद का गठन 1840 ईस्वी में हुआ और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी बनाया गया और 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी जिले का क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी गढ़वाल जो है ये कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। पौड़ी जिले का मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? ये हिंदू राजा था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, टाइगर फॉल किस शहर के निकट स्थित है? टाइगर फॉल स्थित है चकराता के निकट। देखिए चकराता उत्तराखंड में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये देहरादून जिले की एक तहसील है। चकराता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। इसकी स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी, जो ब्रिटिश सेना के 55वें रेजिमेंट से था। चकराता में दिवाली के अवसर पर क्वानू मेला लगता है, तो आप ये ध्यान रखें क्वानू मेला लगता है चकराता में दिवाली के अवसर पर। देववन चकराता में पिकनिक स्थल है। देववन की सबसे ऊंची चोटी व्यास शिखर है। चिलमरी नेक चकराता की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा थाना डांडा चोटी भी चकराता में ही स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना स्थित है अलकनंदा नदी पर। उत्यासू बांध पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर स्थित है। देखिए अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा नदी राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अलकनंदा नदी चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है और इसका दूसरा नाम है विष्णु गंगा। अलकनंदा की संतोपत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई 195 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। माणा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। इनके संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। देखिए जो सरस्वती नदी है ये कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है। उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है देहरादून। देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है। देहरादून को लीची प्रदेश भी कहा जाता है। अगला है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजराजेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? राजराजेश्वरी का मेला लगता है टिहरी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं अरुंधति राय। देखिए अरुंधति राय अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त अरुंधति राय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। उनकी अनुदित पुस्तकें न्याय का गणित, आहत देश, कठधरे में लोकतंत्र, ये इनके प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आप ये ध्यान में रखें। शिलोंग में अरुंधति राय का जन्म हुआ था और 14 नवंबर 1961 को इनका जन्म शिलोंग में हुआ था। अगला है आपका, देखिए बाबू विवाह पुस्तक के रचयिता कौन है? बाबू विवाह पुस्तक के रचयिता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है आपका, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है? उत्तराखंड के 5 जिलों में
वृहद हिमालय का फैलाव है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखिए काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट दें, अपना भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।